हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एप्टीट्यूड वाला मैथ्स। तो आज हम लोग एलसीएम के और एचसीएफ के कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जो कि कैट, जैट इस तरह के एग्जाम्स में आए हुए हैं या उसी पैटर्न पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोग एसएससी एग्जाम्स में एलसीएम एचसीएफ कैसे क्वेश्चन आए थे वो देखा था। आज हम लोग जैट, कैट, एमबीए एंट्रेंस एग्जाम में जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एलसीएम एचसीएफ पे वो देखने वाले हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। आप सभी लोग देखेंगे, जो एमबीए एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो तो देखेंगे, लेकिन जो एसएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बैंक के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। बिकॉज जैसा मैंने आपको पिछले बार भी बताया था कि बहुत बार ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन कैट में आता है या जैट में आता है, 3-4 सालों के बाद सेम कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन धीरे धीरे एसएससी में भी आने लगता है। तो अगर आप पिछले 2-3 सालों में एलसीएम एचसीएफ पे जो कैट में क्वेश्चंस आया है या जैट में आया है या एमबीए एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आया है, अगर आप वो देख रहे हैं तो हो सकता है कि आने वाले वर्षों में एसएससी में भी वही क्वेश्चन आ जाए। तो आपके लिए भी, जो एसएससी के तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, बैंक के तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी ये वीडियो उतना ही हेल्पफुल है जितना कि कैट और एमबीए एंट्रेंस एग्जाम के प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट के लिए है। ये शुरू करते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो कैट जैसे एग्जाम्स में, जैट जैसे एग्जाम में आए हुए हैं। तो पहला कहता है अ पर्सन हैड अ सम बिटवीन 700 एंड 850। तो पर्सन के पास अमाउंट जो है उसका रेंज दे रखा है, 700 से 850 के बीच में उसके पास अमाउंट है। ही डिवाइडेड इट इक्वली अमंग 15 चिल्ड्रन एंड वॉज लेफ्ट विथ 1 रुपी। जैसे मान लीजिए अगर किसी पर्सन के पास 61 रुपीज होता और वो 15 बच्चों में बराबर बराबर बांटता, तो सबको 4-4 देता, 15 इंटू 4 60, उसके पास कितना बच जाता? 1 रुपया। तो सेम वही चीज कह रहा है, उसके पास जो अमाउंट है अगर उसको 15 बच्चों में बराबर बराबर बांटेगा तो उसके पास 1 रुपया बच जाएगा। यानी कि अमाउंट में 15 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा। तो मान लेते हैं कि उसके पास जो अमाउंट है वो n है, हमने अज्यूम कर लिया। अब हमें ये पता है कि n में 15 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1। क्वेश्चन में ही कह रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहता है, हैड ही डिवाइडेड इट इक्वली अमंग 18 पर्सन ही वुड बी लेफ्ट विथ 10 रुपीज। तो इसी n में अगर वो 18 से डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? 10, क्योंकि 18 बच्चों में जब बांटेगा तो 10 रुपया बच जाएगा। यानी उसके पास जो अमाउंट है उसमें 15 से डिवाइड करने पे 1 रिमाइंडर आएगा, 18 से डिवाइड करने पे 10 रिमाइंडर आएगा। तो इसका मतलब है कि अलग अलग डिवाइजर के लिए रिमाइंडर अलग अलग है, ठीक है। और डिवाइजर और रिमाइंडर का डिफरेंस देखिए, 15 माइनस 1 14, 18 माइनस 10 8, यानी कि डिफरेंस भी सेम नहीं है। तो ये किस तरह का क्वेश्चन हो गया? टाइप 3 का। अब हमें पता चल गया कि ये टाइप 3 का क्वेश्चन है। आप लोगों ने अगर वो एलसीएम का वीडियो देखा होगा तो हम लोगों ने उसमें 3 टाइप डिस्कस किया था, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। मैं दोबारा वो डिस्कस नहीं करने जा रहा हूं यहाँ पे। आप वो वीडियो पहले देखिए एलसीएम का, उसके बाद आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इसका जनरल फॉर्म क्या था? k इंटू एलसीएम ऑफ 15 एंड 18, ये तो होता था, प्लस स्मॉलेस्ट नंबर, ऐसे ही होता था। और ये स्मॉलेस्ट नंबर किधर से आता था? ट्रायल से। ट्रायल करते थे। ट्रायल क्या करते थे? n में 15 से डिवाइड किए तो नंबर रिमाइंडर आया 1। इसका मतलब है कि n 15 के किसी मल्टीपल से 1 ज्यादा है। सिंपल सी बात। n में 18 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 10 आया, यानी कि n 18 के किसी मल्टीपल से 10 ज्यादा है। अब इसमें 15 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ तो रिमाइंडर 0, 1 रिमाइंडर बचेगा। 18 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ रिमाइंडर 0 कट जाएगा, यहाँ पे 10 रिमाइंडर बचेगा। तो हम क्या करते थे, इसमें जो बड़ा डिवाइजर है, बड़ा डिवाइजर 15-18 में कौन है? 18 है। तो ये वाले फॉर्म पे हम लोग ट्रायल लेते थे। ट्रायल कैसे करते थे? हम कहते थे कि 18k2 प्लस 10 है। अब इस 18k2 प्लस 10 में k2 का वैल्यू अलग अलग लेके नंबर निकालिए। तो 18 10 28, k2 का वैल्यू 1 रखा, 2 रखेंगे तो 36 10 46, 3 रखेंगे 54 10 64। तो k2 का वैल्यू 1 2 3 डालिए, अलग अलग नंबर से आएगा। ये सारे नंबर वो हैं जिसमें 18 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 10 आएगा। देखिए 18 10 28, 18 इंटू 2 36 10 28, 18 इंटू 3 54 10 64, सब में 10 आएगा। लेकिन हमको 10 तो आना चाहिए, 18 से डिवाइड करने पे 10 भी आना चाहिए, लेकिन 15 से डिवाइड करने पे 1 भी आना चाहिए। तो एक बार चेक कीजिए,
डिवाइड बाई 15, 15 से डिवाइड कीजिए और देखिए रिमाइंडर क्या आता है। 15 15 कितना बचेगा 13, 15 इंटू 3 45, कितना बचेगा 1। हमें क्या चाहिए 15 से डिवाइड करने पे 1 चाहिए, यहाँ 1 आ गया, यानी कि ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा 46 होगा। तो स्मॉलेस्ट नंबर आपको आ गया कितना 46, और एलसीएम कितना होता है 90। तो हमारा जनरल फॉर्म आ गया 90 इंटू के प्लस 46। अब एक बार जब आप जनरल फॉर्म निकाल लिए तब अब क्वेश्चन में कुछ है नहीं, हमको ऐसा नंबर निकालना है जो कि 700 और 850 के बीच में है। तो देखिए 98 जा 720 होता है, तो k का वैल्यू 8 ले लीजिए, तो ये आ जाएगा 720 प्लस 46, कितना हो जाएगा 766, जो कि 700 और 850 के बीच में भी है। अगर आप k का वैल्यू 7 लेते तो 630 प्लस 46 या 676, इसके बीच में नहीं है, 700 से कम है। अगर k का वैल्यू 9 ले लेते तो 729 लेते तो कितना होता है 810 प्लस 46 856, तो 856 भी 850 से बाहर है, यानी कि ऐसा एक ही वैल्यू मिलेगा और वो है 766। तो सिंपल सा क्वेश्चन था और एलसीएम टाइप 3 पे बेस्ड क्वेश्चन था। तो आप देख सकते हैं जो लोग एसएससी की भी तैयारी कर रहे हैं कि किस तरह से नो क्वेश्चंस आते हैं, सेम उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड यहाँ पे भी क्वेश्चन है, आप भी इसको आसानी से कर सकते थे। ओके, एक और क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे कहता है एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 600, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ सम ऑफ बोथ द नंबर्स। यानी कि कहता है कि दो नंबर है n1 और n2, दोनों का एलसीएम दे रखा है 600, तो बताइए n1 प्लस n2 का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, ये क्वेश्चन है। अब आप कुछ एग्जांपल लीजिए पहले, जैसे मान लीजिए हम ले लें 600 का एलसीएम भी 600, लेकिन सम जो आएगा वो कितना आएगा 1200। तो 600 दो दोनों नंबर का एलसीएम आ गया 600 और सम कितना आ गया 1200। लेकिन अगर हम कहें 600 300 तब भी एलसीएम 600, लेकिन अब सम कितना हो गया 900, थोड़ा कम हुआ, तो ये इससे बेहतर है। अगर हम कहें 600 150 तो भी एलसीएम आएगा कितना 600, और यहाँ पे जो सम आएगा वो कितना आ जाएगा 600 150 750, तो कम होता जा रहा है। तो ऐसे करके कम करते जाएं तो हम कह सकते हैं कि 600 और एक ही क्यों न ले लिया जाए, और कम हो गया तो कितना आ जाएगा 601, और कम हो गया। यानी कि इधर में सम ज्यादा इसलिए हो रहा था क्योंकि यहाँ पूरा 600 कॉमन था, यहाँ पूरा 300 दोनों में कॉमन है, यहाँ 150 दोनों में कॉमन है। तो जब कॉमन रहता है तो सम ज्यादा आता है, जब कॉमन नहीं रहता है तो सम कम आता है। तो जब कॉमन नहीं रहता है तो क्या एक ही तरीका है लिखने का या और कोई तरीका हो सकता है? जैसे आप ऐसे समझिए, अगर हम लोग 8 ले लें और 75 ले लें, तो 8 और 75 में भी कुछ कॉमन नहीं है, तो एलसीएम दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, तो दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 600, लेकिन अब जो सम आएगा वो और कम हो गया 83। तो और कैसे हो सकता है जो कॉमन हम ना रखें? जैसे हमने यहाँ पे 8 लिया, ओके, अगर आप 3 रखें, ठीक है 3 रखें और एक तरफ आपका आ जाएगा कितना 200, तो अभी भी कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन इस केस में सम थोड़ा ज्यादा हो गया, ठीक है। और अगर आप ऐसा रखें 24 और 25 तो भी दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो दोनों में कुछ कॉमन, दो लगातार नंबर में कभी भी कुछ कॉमन नहीं होता है, तो कॉमन नहीं है तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 600, लेकिन सम कितना आ जाएगा 49। तो आप पाएंगे कि सबसे छोटा सम यही होने वाला है, तो हमारा आंसर तो आ गया 49। लेकिन इसमें कुछ और बातें कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ तो हमने ट्रायल किया। सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि आप 600 को फैक्टराइज करके लिख दीजिए। 600 को तो कितना हो जाएगा 2 से 300, 2 से 150, 2 से 75, 3 से 25, 5 से 5, तो 600 को लिख सकते हैं 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5 स्क्वायर। अब बस आपको एक लॉजिक समझना है कि हमको ऐसा दो नंबर लेना है कि दोनों में कुछ कॉमन ना हो, तो एक तरफ 1 एक तरफ 600। अब एक तरफ 8 तो एक तरफ 25 इंटू 3 75, एक तरफ 3 तो एक तरफ 8 इंटू 25 200, या एक तरफ ले ले पूरा ये 8 इंटू 3 24 और एक तरफ ले ले 5 स्क्वायर यानी 25। तो इतने ही केसेस बनेंगे, 4 केसेस बनेंगे। 4 में सबसे कम सम कहाँ आ रहा है 49। तो याद रखिएगा दो नंबर का जब एलसीएम दे रखा हो और दोनों का मिनिमम सम पूछा हो तो वो तभी होगा जब दोनों नंबर में कुछ भी कॉमन ना हो
और दोनों नंबर एक दूसरे के काफी नजदीक हो। जैसे यहाँ पे देखिए 1 और 600 दूर दूर है, 875 थोड़ा नजदीक है, 3200 दूर दूर है, 2425 सबसे नजदीक है। तो जब दो ऐसे नंबर लेंगे जो बिल्कुल पास के हों या जितना अधिक पास के हो सके हों और दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो, तभी जाके आपका सम क्या आएगा, मिनिमम आएगा। तो ये इसके पीछे जो सोच है, जो कॉन्सेप्ट है, वो क्या है कि दो नंबर का एलसीएम अगर दे रखा है तो दोनों का सम मिनिमम तभी होगा जब दोनों नंबर में कुछ कॉमन ना हो और दोनों एक दूसरे के जितना नजदीक हो सके हो। तो उस केस में यही आएगा 2425, यानी सम कितना हो जाएगा 49। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। ओके, अब देखिए ये वाला कहता है HCF ऑफ टू नंबर्स इज अ नंबर कोप्राइम टू 60। कोप्राइम का मतलब होता है कि कुछ कॉमन ना हो। जैसे कि अगर हम कहें 5 और 8, तो 5 और 8 में कुछ कॉमन नहीं है, तो 5 एंड 8 आर कोप्राइम्स या रिलेटिव प्राइम। तो कोप्राइम ऐसे ही नंबर को कहते हैं, जब भी दो नंबर में कुछ कॉमन ना हो तो उसे कहा जाता है कोप्राइम। ठीक, तो ये कहता है कि हमारा जो नंबर है वो 60 का कोप्राइम है। HCF जो है दो नंबर का, वो क्या है 60 का कोप्राइम, यानी 60 और HCF में कुछ कॉमन नहीं होगा। एंड बिटवीन 15 एंड 20, यानी कि HCF की जो वैल्यू है वो 15 से 20 के बीच में है। तो क्या क्या हो गया 16, 17, 18, 19। आप एंड वाले को फिर ले भी लेंगे 15 और 20 को, तो 15 और 20 भी ले लेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज हमको ऐसा नंबर लेना है जिससे 60 का कोई कॉमन ना हो। तो 60 का कॉमन तो इससे हो जाएगा, क्योंकि दोनों में 4 है, इसमें भी 4 है, 60 में भी 4 है। इस तरह से 18 भी हो जाएगा, इसमें भी 6 है, 60 में भी 6 है। यानी कि दो नंबर वो कौन सा होगा 17 और 19। एक बात ये समझ में आ गई। ठीक है, तो अब दो केस बनेगा, या तो HCF 17 होगा या तो HCF 19 होगा। तो मान लेते हैं पहले कि HCF 17 होगा, तो क्या होगा पहले देखते हैं। ठीक है, अभी कहता है LCM इज 60 टाइम्स HCF। LCM कितना है 60 टाइम HCF। तो आपको पता है कि जब HCF आ गया तो हम नंबर्स को कैसे लेते हैं, हम नंबर लेते हैं 17x, दूसरा नंबर ले सकते हैं 17y या 17k1, 17k2, जो भी लेना है। और HCF कितना हो जाता है, सॉरी LCM कितना हो जाता है 17x इंटू वाई। और LCM के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखा है क्वेश्चन में कि LCM जो है वो 60 टाइम्स HCF है, यानी कि ये है 60 टाइम्स HCF। HCF कितना है 17, ऐसा तो कट जाएगा। तो x इंटू वाई कितना आ गया 60। तो काम आसान है, क्योंकि हमको पता है कि x और y पे कुछ कॉमन नहीं होता। अगर HCF 17 है, नंबर 17x 17y लिखा है, तो x और y में कुछ कॉमन नहीं होगा। तो कॉमन नहीं होगा तो क्या लेंगे 1 इंटू 60। 2 इंटू 30 होगा, बट ये वैलिड नहीं है बिकॉज दोनों में 2 कॉमन है। 3 इंटू 20 चलेगा, 4 इंटू 15 चलेगा, 5 इंटू 12 चलेगा, कुछ कॉमन नहीं है। लेकिन 6 इंटू 10 नहीं चलेगा। इसके बाद 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 से नहीं, फिर 10 सेम रिपीट होगा, 10 इंटू 6, 12 इंटू 5। तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो कितने मिल गए 1 2 3 4 मिल गए। तो नंबर्स क्या होगा 7, x और y क्या आया 160। तो 7 नंबर क्या है 17x 17y। तो नंबर आएगा 17 इंटू 1 और 17 इंटू 60, पहला केस। दूसरा केस 17 इंटू 3 और 17 इंटू 20। तो इस तरह से आपके कितने केस बनेंगे 1 2 3 4। तो जब 17 के लिए 4 केस बना, तो उसी तरीके से हम कह सकते हैं कि 19 के लिए भी 4 केस बनेगा। सेम, ये 17 की जगह बस 19 आ जाएगा, 19 इंटू 1 19 इंटू 60, 19 इंटू 3 19 इंटू 20, ऐसे। तो हम कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने होंगे 4 + 4 8। तो हाउ मेनी पेयर्स ऑफ नंबर्स आर पॉसिबल, तो 8 पेयर्स आर पॉसिबल, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये आपका ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। जो केस 17 के लिए होगा वही केस 19 के लिए भी होगा। बस छोटी छोटी बातें हैं, बस ध्यान रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पे कई तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। HCF अगर दिया हुआ है तो नंबर ले सकते हैं 17x 17y, दो नंबर, और LCM क्या हो जाएगा 17 इंटू x इंटू वाई, जहां पे x और y में कुछ कॉमन ना हो। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस बेस्ड कई तरीके से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। एक और देखते, कहता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स एंड देयर HCF इज 2376।
ओके, सेम हम लोग टेम्पलेट फॉलो करेंगे। मान लेते हैं कि HCF है H, ठीक है। तो नंबर्स हम ले लेते हैं, पहला नंबर H इंटू एक्स, दूसरा नंबर हम ले लेते हैं N1 एंड N2 इज इक्वल टू H इंटू वाई। ऐसा नंबर ले लिया H इंटू एक्स, H इंटू वाई। अब कहता है कि दोनों नंबर का प्रोडक्ट और HCF तीनों का प्रोडक्ट कितना है 2376, यानी कि H इंटू HX इंटू HY तीनों का प्रोडक्ट दे रखा है कितना 2376। नाउ यहां से आ गया H क्यूब XY इज इक्वल टू 2376। नाउ 2376 को आप फैक्टराइज कीजिए, तब जाके आपको चीजें क्लियर होंगी। नंबर को तोड़ के रखिए, फैक्टराइज कीजिए तो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। अब यहाँ पे भी हम लोग इसको थोड़ा फैक्टराइज करते हैं। आप इसको फैक्टराइज कीजिए 2376 को, देखिए एक बार 2376 फैक्टराइज करते हैं। 2 से 1 टाइम 1 टाइम 8 टाइम 8 टाइम, 2 से 5 टाइम 9 टाइम 4 टाइम, 2 से 2 2 जा 4, 2 9 जा 10, 2 7 जा, फिर 3 से 3 9 जा 27, 3 9 जा 27, फिर 3 से 33, फिर 3 से 11, यानी आ गया 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब इंटू 11। तो हमको पता चल गया कि H क्यूब इज इक्वल टू 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब इंटू 11, ऐसा आ गया। H क्यूब इंटू XY, सॉरी H क्यूब इंटू XY, ये हो गया 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब इंटू 11। अब यहां से हम लोग अलग अलग केस बना के इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए H का पावर 3 है, तो इधर में भी हमारा पावर 3 होना चाहिए। तो H का क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकता है? H का वैल्यू 1 तो हो ही सकता है, HCF 1 है, यानी नंबर्स में कुछ कॉमन नहीं। तो H जब 1 लेंगे तो 1 का क्यूब पूरा निकल जाएगा, तो XY इसके बराबर हो जाएगा। तो इस केस में आएगा x इंटू वाई इज 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब इंटू 11, ठीक है, पहला केस। इसी तरीके से अगर आप H का वैल्यू 2 ले लें तो 2 क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो XY क्या आ जाएगा 3 क्यूब इंटू 11। तो x इंटू वाई हो गया 3 क्यूब इंटू 11, एक केस ये भी हो सकता है। इसी तरह से H का वैल्यू 3 ले लें तो 3 क्यूब कैंसिल, तो XY हो जाएगा 2 क्यूब इंटू 11। सो H का वैल्यू जब 3 लेंगे तो XY हो जाएगा 2 क्यूब इंटू 11। समझ में आ रहा है सभी को? इसी तरीके से जब एक और चीज हम लोग ले सकते हैं, H को 2 इंटू 3 6 ले लें तो H क्यूब हो जाएगा 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब। तो जब आप H इज इक्वल टू 6 लेंगे तो 2 क्यूब 3 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब कट जाएगा H से, तो x इंटू वाई कितना आ जाएगा 11। तो ये 4 केसेस बनेंगे। H को 11 नहीं ले सकते हैं, बिकॉज अगर 11 लेंगे तो 11 क्यूब है, इधर में तो 11 ही है, तो कटेगा ही नहीं, तो ये दोनों तो बराबर होगा ही नहीं कभी। तो H का वैल्यू 4 ही केस हो सकता है। H का वैल्यू 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, या 2 इंटू 3 6 ले लें, ठीक, क्योंकि पावर 3 है तो इधर में जहां पावर 3 होगा वही ले सकते हैं। और 1 तो कुछ नहीं है, 1 तो ऐसे 1 का पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 तो हो ही सकता है। अब सभी में हमको ये भी पता है कि x और y में कुछ कॉमन नहीं होता है। जब भी आप नंबर लेते हैं hx hy तो हमको पता है कि x और y में कुछ कॉमन नहीं है, तो अब आपका काम आसान है। ये 1 और इधर में ले लीजिए पूरा ये 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब इंटू 11, तो एक केस ये। एक बार 2 क्यूब इधर ले लीजिए और बाकी इधर रख लीजिए, एक बार 3 क्यूब इधर रख लीजिए और बाकी उधर रख लीजिए, और एक बार 11 इधर रख लीजिए और बाकी उधर रख लीजिए। यानी कि 1 2 3 4, यहाँ पे कितने केस बने? 4 केस। यहाँ पे देखिए एक बार 1 ले लें और एक बार इधर में पूरा रख लें 3 क्यूब इंटू 11, या एक बार 3 क्यूब इधर ले लें और इधर में रख लें 11, तो यहाँ कितने केस बने? 2 केस। आप 11 इधर रखेंगे तो बात वही होगी ना, 11 इंटू 3 क्यूब, तो सेम रिपीट होगा, इसलिए उसको नहीं काउंट कर रहा हूँ। एक बार दोनों एक साथ, एक बार दोनों अलग अलग, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो x और y में कुछ कॉमन नहीं है, x और y में कुछ कॉमन नहीं है। इस तरह यहाँ पे भी कितने बनेंगे? 2 केस। जैसे यहाँ 2 केस बना, एक बार दोनों साथ में 1 और 2 क्यूब इंटू 11, और एक बार 2 क्यूब एक तरफ 11 एक तरफ, 2 केस। यहाँ पे एक ही केस बनेगा 1 इंटू 11, और तो कुछ होगा नहीं, तो यहाँ एक केस। तो 4 2 6 2 8 और 1 9 केसेस। तो ऐसे कितने पेयर्स पॉसिबल हैं? 9 पेयर्स पॉसिबल है। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था, इसमें बस
लॉजिक यही समझना था कि एक बार जब एच क्यूब आ गया तो इधर में हमको एच क्यूब के फॉर्म का ही कुछ लेना था, तो 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं और 6 ले सकते हैं। और फिर एक्स वाई की वैल्यू आ गई सभी केसेस में, और हमको ये भी पता है कि एक्स और वाई में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, तो ये 2 क्यूब पूरा का पूरा एक तरफ जाएगा, या तो एक्स की तरफ या वाई की तरफ। इस 2 क्यूब में से 2 इधर, 2 स्क्वायर इधर, ऐसा नहीं कर सकते हैं, नहीं तो फिर दोनों में 2 कॉमन हो जाएगा। तो या तो तीनों एक तरफ, कुछ इधर एक, या एक तरफ, या फिर ये एक तरफ, या फिर ये एक तरफ। तो 4 केस यहाँ बने, 2 केस यहाँ, 2 केस यहाँ, 1 केस यहाँ, टोटल मिला के 9 केसेस। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, तो इसी तरह से क्वेश्चंस रहते हैं। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। ओके, आइए इस पे कहता है सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज 143। हाउ मेनी सच पेयर्स, सब में ऐसे ही पूछा है, हाउ मेनी सच पेयर्स। एक सोच पकड़ के कई सारे मल्टीपल आंसर्स आएंगे, आपको सारे आंसर्स खुद से ढूंढने हैं। तो ये सब क्वेश्चन वैसा हुआ कि मैनुअली आपको सर्च करना है। तो कैट में या जैट में, एमबीए एंट्रेंस एग्जाम में मैनुअल सर्च वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। और ये सिर्फ मैथ्स में ही नहीं, मैथ्स के सारे चैप्टर में तो रहते ही रहते हैं जहां भी पॉसिबिलिटी रहती है। कभी कभी डेटा इंटरप्रिटेशन और एलआर में भी रहता है, खैर उसकी बात अभी हम लोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पे भी ये सारे क्वेश्चन जो अभी हमने देखा, हाउ मेनी सच पेयर्स, हाउ मेनी सच पेयर्स, ये सब ऐसे क्वेश्चन है जहां पे आपको मैनुअली सर्च करना है, खुद से ढूंढना है एक एक आंसर। लेकिन ये सर्च बिल्कुल रैंडम करेंगे तो फिर कुछ छूट जाएगा, मतलब अंदाजा लगाते रहेंगे बिना किसी सोच के तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो सर्च का भी एक मेथड होना चाहिए। हम कहते हैं ना गाइडेड सर्च। रैंडम मिसाइल छोड़ेंगे तो टारगेट पे लगेगा पता नहीं, प्रोबेबिलिटी कम है। लेकिन जब गाइडेड मिसाइल छोड़ते हैं तो वो लक्ष्य को भेद देता है। तो यहाँ पे भी हमारा सर्च कैसा होना चाहिए, गाइडेड होना चाहिए, ये ध्यान में रखना है। सर्च गाइडेड नहीं होगा, कोई मेथड नहीं होगा सर्च करने के पीछे, तो दिक्कत है। तो यहाँ पे भी हमारा एक मेथड है, हम उस मेथड से सारे को सर्च कर रहे हैं। तो जब मेथड पकड़ के सर्च करेंगे तो कुछ भी छूटेगा नहीं, सारे आपको पॉसिबल पेयर्स मिलते चले जाएंगे। तो सेम ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, हाउ मेनी सच पेयर्स। यहाँ पे भी आपको मैनुअली सर्च करना है पेयर्स के लिए। अब देखिए क्या कहता है, सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज 143। ओके, तो अगेन हम यहां फिर से वही मॉडल वाला क्वेश्चन है। एचसीएफ मान लेते हैं एच, तो नंबर्स हो जाएगा एच इंटू एक्स, दूसरा नंबर हो जाएगा एच इंटू वाई। अब कहता है और एलसीएम हो जाएगा एच इंटू एक्स इंटू वाई। ठीक है, अब कहता है कि सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 143। एलसीएम और एचसीएफ, तो एलसीएम है एच एक्स वाई और एचसीएफ है एच, दोनों का सम दे रखा है कितना, 143। तो एच कॉमन ले लें तो ये कितना आ जाएगा, 1 प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू कितना, 143। अब दो नंबर का प्रोडक्ट कितना है, 143। कैसे दो नंबर, एच और 1 प्लस एक्स वाई, तो दोनों का प्रोडक्ट है 143। तो क्या क्या केस बन सकता है, ये 1 ले लें, ये 143 ले लें, ये 11 ले लें, ये 13 ले लें, और ये 13 ले लें, ये 11 ले लें। 3 ही केस बनेगा और तो कुछ होगा नहीं। इसी तरीके से हम इसको लिख सकते हैं दो नंबर के प्रोडक्ट में। नाउ अगर ये वाला केस लेते हैं तो एचसीएफ अगर 1 हो गया तो 1 प्लस एक्स वाई कितना हो गया, 143। यानी कि x इंटू वाई कितना हो जाएगा, 142। 143 माइनस 1, 142। सेम यहां पे 1 प्लस एक्स वाई 13, 1 प्लस एक्स वाई अगर 13 है तो x इंटू वाई कितना हो जाएगा, 12। सिमिलरली यहां पे भी आप देख सकते हैं 1 प्लस एक्स वाई कितना है, 11। 1 प्लस एक्स वाई 11 है तो x इंटू वाई कितना हो जाएगा, 10। तो आपके पास 3 केस बन गया। अब तीनों केस को आप अलग अलग केस बना के सॉल्व कर लीजिए। x इंटू वाई है 142, तो क्या क्या हो सकता है, 1 इंटू 142, 2 इंटू 71। सिमिलरली यहाँ पे x इंटू वाई 12, तो ये होगा 1 इंटू 12 और 3 इंटू 4। 2 इंटू 6 होगा लेकिन नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमको x और y में कुछ कॉमन नहीं रखना है, बार बार वही कॉन्सेप्ट यूज में आ रहा है। x इंटू वाई 10, तो क्या होगा 1 इंटू 10 और 2 इंटू 5, यही दो केस होगा, बाकी और कोई केस पॉसिबल नहीं होगा। तो 2 केस यहां मिला, 2 केस यहां मिला, 2 केस यहां मिला, 2 2 2, टोटल मिला के कितने केसेस हो गए हमारे, 6 केसेस। देखिए आप 142 को और कुछ लिख सकते हैं क्या, 1 इंटू 142, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। 2 इंटू 71, कुछ कॉमन नहीं है। और इसको फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते बिकॉज 71 प्राइम हो गया। तो यहाँ पे 2 केस बना, x इंटू वाई 12 है तो 1 इंटू 12, 3 इंटू 4। 2 इंटू 6 भी होता लेकिन 2 6 में 2 कॉमन हो जाता, 2 केस।
यहाँ पे भी 1 इंटू 10 2 इंटू 5 दो केस, तो दो केस दो केस दो केस, कितने केसेस हो गए टोटल 6 केसेस। तो सेम कॉन्सेप्ट पे ये सारे क्वेश्चंस आपके टेस्ट किए गए हैं, सारे क्वेश्चन में सेम ही कॉन्सेप्ट को टेस्ट किया गया, तो यहाँ पे भी टोटल केसेस कितने आ जाएंगे 6। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि जब भी दो नंबर का HCF H होगा तो नंबर को लिख सकते हैं HS HY, और जहां और एलसीएम कितना हो जाएगा H इंटू X इंटू वाई, जहां पे X और Y में कुछ कॉमन नहीं होता। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको हमेशा ध्यान में रखने का है। इस पे कई तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया, आई होप समझ में आ गया होगा आप लोग को। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है, सम ऑफ टू नॉन को प्राइम नंबर्स। नॉन को प्राइम नंबर्स का मतलब ये हुआ कि उन दोनों नंबर का HCF 1 नहीं होगा, बिकॉज को प्राइम वो होता है जहां पे HCF 1 होता है। तो यहां पे दो ऐसे नंबर हैं जिनका HCF 1 नहीं है, 1 छोड़ के कुछ और है, 2 है 3 है जो भी है, बट 1 नहीं है। तो यही कहता है कि सम ऑफ टू नॉन को प्राइम नंबर्स एंड इट्स HCF इज 35। तो सेम वही ले लेते हैं, सेम लॉजिक, HCF मान लेते हैं H, तो नंबर्स हो जाएगा H इंटू X और दूसरा नंबर हो जाएगा H इंटू वाई। अब आपको कहता है कि सम ऑफ टू नॉन को प्राइम नंबर, यानी इन दोनों नंबर का सम और उसका HCF H, इन तीनों का सम दे रखा है 35, यानी H प्लस H इंटू X प्लस H इंटू वाई इज इक्वल टू 35। तो यहां से अगर आप H कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस X प्लस वाई इज इक्वल टू 35। ओके, अब दो नंबर का प्रोडक्ट है 35, लेकिन अब यहाँ पे एक थोड़ा सा बस आपको चेंज करना पड़ेगा, H का वैल्यू 1 नहीं ले सकते हैं। 1 इंटू 35 अब पॉसिबल नहीं है, बिकॉज H 1 नहीं होगा। अगर H 1 हो गया तो HCF 1 हो गया, यानी कि दोनों नंबर हो जाएगा को प्राइम, जबकि कहता है कि दोनों नंबर क्या है, नॉन को प्राइम, यानी कि H का वैल्यू 1 नहीं ले सकते हैं। तो क्या लेंगे, 5 ले लें तो ये 7 हो जाए, 7 ले लें तो ये 5 हो जाए, यही होगा। ठीक, तो अब HCF अगर आप 5 लेंगे तो 1 प्लस एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा, 1 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा 7, यानी कि x प्लस वाई हो जाएगा 6। इसी तरह से यहां से HCF अगर हम ले लें 7 तो 1 प्लस एक्स वाई हो जाएगा 5, सो 1 प्लस एक्स प्लस वाई हो गया 5, यानी कि x प्लस वाई हो गया 4। तो आपको दो केस फिर से बन गए, तो दोनों केस में अब देख लेते हैं। x प्लस वाई अगर 6 है तो क्या क्या हो सकता है, 1 5 2 4 3 3, यही 3 केस बनेगा। लेकिन ये भी नहीं लेंगे, ये भी नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि एक्स वाई में 2 कॉमन हो गया, एक्स वाई में 3 कॉमन हो गया, जबकि एक्स और वाई में कुछ कॉमन नहीं होता है। सेम कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पे एक ही केस बना, क्या, 1 और 5। सिमिलरली x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है, तो क्या हो गया 1 3, और क्या होगा 2 2, 2 2 तो नहीं ले सकते, 2 कॉमन हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा 1 और 3। तो एक केस यहां मिला, एक केस यहां मिला, टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो गए, 2। तो ऐसे कितने केस होंगे, 2 केस होंगे। आप चाहें तो नंबर भी निकाल सकते हैं, हालांकि मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूं सबको। पहले केस में देखिए HCF कितना था, 5 था, और तो 5 इंटू 1 5, और 5 इंटू 5 कितना आ गया 25। तो 525 का HCF कितना हो जाएगा, देखिए नंबर लिखते चलते हैं, N1 N2 HCF। तो नंबर आया 5 और 25, और 5 और 25 का HCF कितना होगा 5, 25 5 30 5 35, 35 आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पे हमारा कितना आया 1 और 3XY, और नंबर HCF कितना था 7 था, तो 7 इंटू 1 कितना हो गया 7, 7 इंटू 3 21। तो 7 और 21 लेंगे तो इसका HCF भी कितना आएगा 7 आएगा। एक बार इसको भी देखिए, 7 प्लस 21 28 प्लस 7 35, यानी कि एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, दोनों का HCF आ गया 5 और 7। तो यहाँ पे इतना करने की जरूरत नहीं थी, ये तो मैंने समझाने के लिए किया। जैसे ही आपको एक केस यहाँ मिला, एक केस यहाँ मिला, यानी टोटल मिला कितने केस हो गए, 2 केसेस हो गए। तो यही आपका कुछ क्वेश्चंस थे जो कुछ कैट के एग्जाम्स में और जैट के एग्जाम में, MBA एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए कुछ अच्छे क्वेश्चंस थे। सभी जगह पे अधिकतर क्वेश्चंस में मैनुअली सर्च करने के लिए कहा गया था, मतलब ऐसे क्वेश्चन जहां पे आपको मैनुअली सर्च करना था कि क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। लेकिन आप इसको रैंडम सर्च नहीं किए थे, हमने इसको एक प्रॉपर गाइडेड सर्च बनाया था, जिससे कोई भी ऑप्शन हमारा छूटेगा नहीं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो HCF LCM पे टोटल मिला के हम लोगों ने 7 वीडियोस डाले हैं। आप सभी लोग उन सारे वीडियोस को देखिएगा, उसमें पूरा कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किया है। तो अभी तक हम लोगों ने 2 टॉपिक नंबर सिस्टम में देखा है,
पहला क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, जिसपे 4 वीडियोस डाले हैं, एलसीएम एचसीएफ जिसपे 6 वीडियो डाले हैं। ये दोनों के पूरे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे अगर आप इन दोनों सारे वीडियोस को देख लेंगे। अगले वीडियो में हम लोग एलसीएम एचसीएफ खत्म हो गया। अब अगले वीडियो में हम लोग नया टॉपिक उठाएंगे, फैक्टर्स और फैक्टर्स ऑफ अ कॉम्पोजिट नंबर पे हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मजा आएगा, आप लोग को काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो अगला वीडियो मिस मत कीजिएगा। और अगर ये वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, कुछ आपको इससे सीखने का मौका मिला हो, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग इट।